अस्सलाम वालेकुम बेटा। यस बेटा ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को मैंने कहाँ तक करवा दिया था? ये ज़रा सा मुझे बताइएगा प्लीज़। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे ख़्याल में ख़त्म कर ली थी, ज्योमेट्रिक भी हमने शायद ख़त्म की थी या स्टार्ट की थी, ज़रा मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कहाँ तक कर लिया था? क्योंकि मुख्तलिफ सेक्शंस चल रहे हैं ना, तो आपके सेक्शन का मुझे याद नहीं आ रहा था। जीपी कर ली थी। ये कह रहे हैं स्टार्ट की थी, अब कह रहे हैं कर ली थी। सर स्टार्ट की थी, आज इन्फिनिटी वाला पढ़ना था हमें। इसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थी या नहीं? नहीं करी थी वो, इनफाइनाइट नहीं करी थी हमने। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पास पेपर्स कर लिए थे या क्वेश्चंस कर रहे थे वर्कशीट के ना? क्वेश्चन वर्कशीट कर रहे थे हम। सही है, ठीक है, और करवाता हूँ मैं। चलिए देखते हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। असल में सब बच्चे टॉपिक तो यही कर रहे हैं ना, तो आगे कुछ पीछे हो जा रहे हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा बताइएगा यहाँ पर कहाँ तक कर लिया था, फिर से आगे फिर मैं करवाता हूँ। ये स्क्रीन शेयर, ये रही। ये देखिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपसे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये वर्कशीट थी, इसके अंदर मैंने ये टर्म के फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला लिखा था। और मुझे बताइए मैंने कहाँ तक इसको करवा दिया था। आपके पास नोट होगा ना ये सब चीजें? ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 2 5 ये सब चीजें कर ली थी हमने, ये चेक कीजिएगा प्लीज। जी सर, ये करा था हमने। ये किया था, ठीक है। और ये 8 ये सब कर लिया था। आई होप कि यहाँ तक करवा दिया था मैंने, है ना? देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आज हमारा टारगेट फिर ये है कि हम जी, यहाँ तक इनफाइनाइट, किया था। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज हम करते हैं, ये हमारा टारगेट है। और उसके बाद फिर हम इसके पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। चलें, अब काफी टाइम मैंने इंतजार कर लिया बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चे रेगुलर हैं, कुछ नहीं है शायद। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। आप लोग का बेटा टाइम टेबल सेट हो गया है? जी सर, हुआ हुआ है। अच्छा, हुआ हुआ है ना, ठीक है। चलें, अब आप देखें यहाँ पर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और या इसे हम कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। अच्छा, अब ये बात हो रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और लेकिन वो बात क्या हो रही है इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ पर एक सेकंड में जरा स्पॉटलाइट ले लूं आपको समझाने के लिए। ये लीजिए, देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। मैंने आपको बताया था कि हर वो प्रोग्रेशन जिसमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाते हैं प्रीवियस टर्म को, उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं, यानी सम की जब बात करते हैं, तो इसका मतलब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जितनी टर्म्स हैं, अगर हम उनको आपस में ऐड कर लें तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। और इसके सम को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो यहाँ जो पहली जो एन टर्म्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनका सम हमारे पास आ जाता है। एक तो ये बात हो गई। और उसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को ये बताया था सम निकालने के लिए, एस एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर गौर सुनिएगा, इसकी लॉजिक बता रहा हूँ कि ये जो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला ये आएगा कैसे, इसी फॉर्मूले से आएगा, लेकिन आएगा कैसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, एस एन का मतलब ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड है, 10 हैं, 15 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, ये है। और उस फॉर्मूले में आर की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, ठीक है, आर की वैल्यू 1 नहीं है। क्योंकि अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, डिनोमिनेटर में चेक करें, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 0। और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फॉर्मूला ही इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले की इस फॉर्मूले का जो कंस्ट्रेंट है वही है कि आर शुडंट बी इक्वल टू 1। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जरा देखिएगा, राइट साइड के ऊपर मैंने थोड़ा सा एक काम किया हुआ है, रफ वर्क किया हुआ है, जरा देखिएगा। देखिए, अगर आर की वैल्यू डेसिमल में हो, यानी 0.2 फॉर एग्जांपल डेसिमल में वैल्यू है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ यानी पावर रेज करता हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है? 0.05। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू अगर
2 है, इसकी पावर 3 कर दें तो आंसर आ रहा है 0.008। अगर r की वैल्यू 4 कर दी तो आंसर आ रहा है 0.00016। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब डेसिमल वाली वैल्यू की पावर में इंक्रीज करता जा रहा हूं तो जो टर्म की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसी होती जा रही है कि वो जीरो को अप्रोच कर रही है। आप देखें जब मैंने 0.2 की पावर 10 डाल दी तो आप देखें कि इसकी वैल्यू तकरीबन 6 जीरो आने के बाद वैल्यू स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। अगर मैं 0.2 की पावर 1000 कर दूंगा तो फिर तो समझ लें कि मेरे ख्याल में 40-50 जीरो आ जाएंगे और उसके बाद जाकर कोई नंबर या कोई डिजिट आएगा। यानी ये तमाम वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर r की पावर आपके पास n है और r की वैल्यू जो है वो डेसिमल में है तो इसका मतलब ये हुआ कि r की पावर n जो है वो अप्रोच किसको करेगा, जीरो को। यानी इसकी वैल्यू इतनी मिनिमम हो जाएगी कि वो जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने देखें लिखा कि अगर r की वैल्यू फॉर r -1 से ग्रेटर एंड 1 से लेस, यानी r की वैल्यू 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो, यानी डेसिमल में वैल्यू हो, तो आपके पास जो r की पावर n की वैल्यू है वो अप्रोच करती है जीरो को। वो अप्रोच करेगी जीरो को। अगर r की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत लंबा कोई नंबर हो गया, 1000, 10,000, 20,000, तो ये बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं r की वैल्यू -1 से 1 के लिए फॉर्मूला लिखूं तो a की जगह a लिखा मैंने, 1 की जगह 1 लिखा, माइनस लिखा, r की पावर n की जगह मैंने जीरो लिख दिया। ये उस वक्त होगा जब r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में होगी और n अप्रोच कर रहा होगा इनफाइनाइट को। इसी वजह से आप देखें एस एन की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, एस इंफिनिटी, यानी सम टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा, ए वन जा ए हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 से 1 तक। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेरे पास फॉर्मूला आ गया ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये बेटा सम का फॉर्मूला है। ये जरा देखिएगा बेटा, नमान शाह प्लीज इसको क्लियर करें। नमान शाह प्लीज इसको क्लियर करें, ये गलती से आपसे शायद हो गया, इसको क्लियर कीजिए प्लीज। ओके, अच्छा जी। अब आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें यहाँ तक कोई मसला है ये बताइएगा प्लीज, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? मेरा कोई ना बात सर। पूछना चाह रहे हैं? नहीं। ओके, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, आर यहाँ पर कॉमन रेशो है। तो जब भी एग्जामिनर अगर सम टू इन्फिनिटी कहेगा तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अगर वो कहता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मालूम करें, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स मालूम करें, तो फिर वही ऊपर वाला फॉर्मूला यानी ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन जब एस टू इन्फिनिटी गए तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। और इस फॉर्मूले का कंस्ट्रेंट क्या है? इस फॉर्मूले का कंस्ट्रेंट ये है कि ये फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब एग्जामिनर सम टू इन्फिनिटी कहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें r की वैल्यू जो है वो इन बिटवीन -1 to 1 होगी, इस वक्त ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। आइए जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, फिर मैं आपको कन्वर्जन का मतलब बताता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन और व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जन। देखिए ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने ली है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, फिर उसके बाद 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। आप देख रहे हैं कि 1/2 से अब प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती चली जा रही है। तो ए, और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है, फाइंड करना है सम टू इन्फिनिटी। तो ए की वैल्यू बेटा 1 है, आर कॉमन रेशियो होता है, कैसे निकाला, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 1/2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/2। ए आ गया और आर आ गया, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाया हमने ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू हाफ है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो सम टू इन्फिनिटी मेरे पास 2 आ गया। यानी इसका मैक्सिमम जो सम हो सकता है वो 2 हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टर्म प्रोग्रेस कर रही है उसकी जो वैल्यू है वो आगे जाकर टर्म की मिनिमम होती चली जा रही है, तो उसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में हो तो उस सीरीज को कन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि वो उसका जो सम है वो एक स्पेसिफिक नंबर तक, एक फाइनाइट नंबर तक जो है वो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्ज हो जाता है, इस वजह से उस सीरीज को कन्वर्जन कहते हैं। लेकिन अगर r की वैल्यू -1 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो तो फिर वो डाइवर्जन होती है, उसकी वैल्यू जो है वो आगे जाकर या तो बहुत बढ़ती चली जाती है या बहुत एकदम से कम होती चली जाती है अगर r की वैल्यू -1 हो। तो कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि अगर r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में हो और आप सम टू इन्फिनिटी मालूम करें तो वो सम जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर, एक फाइनाइट नंबर तक कन्वर्ज होता है, इस वजह से उसे हम कन्वर्जन सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर कन्वर्जन सम जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया।
लेकिन अगर इसमें r की वैल्यू -1 से कम या rc की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती तो जाहिर है अगर सम टू इन्फिनिटी मालूम करते तो ये डाइवर्ज कर देता, तो वो आता भी नहीं इसके लिए। देखें ये वर्कशीट से ही मैंने क्वेश्चन पिक किया है, वर्कशीट 2 से। Find where possible the sum to infinity of the sequence in question number 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर सम टू इन्फिनिटी निकालना है, तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस कर दिए, आप भी देख लें। ये अच्छा ये भी कह रहे हैं फाइंड वेयर पॉसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां पर मुमकिन हो वहां पर जो है वो आप जो है वो बताइए, पॉसिबल हो वहां पर मालूम कीजिए। क्या मतलब हुआ, मैंने भी आपको क्या बताया था कि सम टू इन्फिनिटी का कंस्ट्रेंट क्या है। सम टू इन्फिनिटी का कंस्ट्रेंट ये है कि वहां पर r की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, तो सम टू इन्फिनिटी से वहीं पर ही आएगा जहां पर r की वैल्यू इस रेंज में होगी। अगर इस रेंज में नहीं है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा कि सम टू इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो 2, 4, 8, 16 ये आपके पास आ गया। यहाँ पर देखें r की वैल्यू आपने निकाली तो ये आ रही है आपके पास 2 एंड दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर r की वैल्यू 2 आ रही है तो फिर सम टू इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता, क्योंकि r की वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो है वो -1 से 1 है, तो वो इस वक्त पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बी पार्ट में देखें ये लिखा हुआ है 4, 2, 1 ये आपके पास है, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली, वो 1/2 आ रही है यानी 0.5 आ रही है, तो r की रेंज में है 0.5 जो है 1 से लेस है, तो इसका मतलब हम सम टू इन्फिनिटी मालूम कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया यहाँ पर फॉर्मूला, देखिएगा ये मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला a/1 - r, a की मैंने वैल्यू 4 डाली, r की वैल्यू मैंने 1/2 डाली, तो मेरे पास सम टू इन्फिनिटी 8 आ गई। इसी तरह से सी में देखें ये है 2 - 6 18 - 54, तो यहाँ पर अब आपकी वैल्यू मैंने निकाली तो ये -3 आई, तो -3 जो है वो -1 से और लेस है, तो इस रेंज में नहीं है, -1 से कम हो गया, इस रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सम टू इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखें a -1/2 है, ये चौथा पार्ट है आपके पास, a -2 है, a -2 है, r सेकंड टर्म 1/2 है, तो a तो -2 लिख दिया, r के लिए मैंने सेकंड टर्म यानी 1/2 उसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म से, तो r की वैल्यू मेरे पास -1/4 आ गई। a अब मुझे मालूम है, r मुझे मालूम है, तो सम टू इन्फिनिटी के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, a is -2/1 - r, r is -1/4, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया -8/5। तो पहले प्लीज बताइए मुझे यहाँ तक आपको समझ में आ गया है या नहीं, या फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ में आ गई या नहीं, बताइए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सर मुझे इम्पॉसिबल वाली बात समझ में नहीं आई, जो r -3 और r2 आ रहे थे पॉसिबल क्यों नहीं है? ओके बेटा मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया है ये जरा देखिएगा, यहाँ पर मैंने जब ये फॉर्मूला आपको ड्राइव किया था, ये वाला फॉर्मूला, तो ये किस कंडीशन के ऊपर ड्राइव हुआ था, जब r की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो और 1 से कम हो। तो -1 से ग्रेटर का वैल्यू का मतलब क्या है, -0.9, -0.8, -0.7, या 1 से कम का मतलब क्या है, 0.9, 0.8, 0.7। तो अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 4 के पार्ट ए में और सी में आप देखें r की वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या r की वैल्यू 2 -1 से 1 के दरमियान में है, बताइए। नो सर। तो इसलिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, सम टू इन्फिनिटी इसमें इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम मालूम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वो फिर एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बेटा? जी सर। ठीक है, और देखता हूँ मैं क्वेश्चन, नहीं सबको क्लियर है, जयान को भी क्लियर है, मुकद्दस को भी क्लियर है, नासिर हुसैन साहब को भी क्लियर है। अच्छा अब मैं इसके जो है वो मजीद आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, वो जरा देखिएगा प्लीज। ये वर्कशीट 2 ही चल रही थी हमारी, उसी को लेकर चलते हैं, या फिर पास पेपर्स कर लें, मैं ख्याल में पास पेपर्स कर लेते हैं, वर्कशीट तो आप लोग खुद भी कर लेंगे, तो वो देख लेते हैं। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं वर्कशीट इसमें से निकाल रहा हूँ, एक पास पेपर्स निकाल रहा हूँ, जीपी के पास पेपर्स, एक सेकंड वेट कीजिए। अच्छा काम मैंने ऑलरेडी आपको काफी सारा दिया हुआ है बेटा, लिहाजा ध्यान रखिएगा, आज भी मैं आपको काफी सारा काम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको क्या कीजिएगा। आज मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही करवाऊंगा, ठीक है, और उसमें इनफाइनाइट को भी साथ साथ लूंगा। तो पहले मैं थोड़े से इजी क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ, इस तरह से हम लेकर चलेंगे। चलें जी, ठीक है, पहले जरा आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद करते हैं इसे आसान, फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर थोड़ा सा मुश्किल, इस तरह से करेंगे।
जस्ट अ मिनट। यह है ज्योमेट्रिक, स्क्रीन तो शेयर हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पास पेपर्स, ठीक है, पीपी लिख दूं शॉर्ट में, ठीक है, पास पेपर्स ये करते हैं और इसको थोड़ा रेड वेड कर देते हैं, अच्छा लगेगा। और ये यहाँ से व्यू ले लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। अब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ये देखिएगा। कैलकुलेटर प्लीज निकाल लेंगे सब लोग, और कैलकुलेशन आप लोगों ने करवानी है, मैंने नहीं करनी, आप लोगों ने करनी है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। तो आई होप कि ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए मैंने काफी इंक्रीज कर दिया है, ये जरा देखिएगा। आई होप के समझ में आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 2 है नवंबर 2003 का, उसका बी पार्ट है। मैं सिर्फ इसमें अब ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ ज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस होंगे। तो अभी हम करते हैं आधा पौना घंटा अच्छे खासे क्वेश्चंस करते हैं ताकि फॉर्मूले हो जाए। अच्छा, फॉर्मूले एक जगह लिख भी लेते हैं। सम का जो फॉर्मूला है आपके पास n टर्म्स तक का, वो है a 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और जो इन्फिनिटी तक का सम मालूम करने के लिए फॉर्मूला है, ऐसे बनाते हैं बेटा इन्फिनिटी, वो है a अपॉन 1 माइनस आर। और आपने याद रखना है कि इस फॉर्मूले की कंस्ट्रेंट क्या है, इस फॉर्मूले की कंस्ट्रेंट ये है कि आर की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए। और इस फॉर्मूले की जो कंडीशन है वो ये है कि आर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, आपको पहले ही कह दिया उसने सम टू इन्फिनिटी मालूम करना है, तो इसका मतलब एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हमारे जहन में पहले से आ जाना चाहिए कि भाई एस इन्फिनिटी मुझे मालूम करना है। बड़े आराम आराम से कर रहा हूँ, अगर फिर भी कोई मसला हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, पूछिएगा। हुज फर्स्ट टर्म इज 6, उसकी फर्स्ट टर्म 6 है और उसकी सेकंड टर्म जो है वो 4 है। तो आपको मालूम है कॉमन रेशियो निकालनी होगी, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 4/6। तो r की वैल्यू आ गई 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है 0.666, तो वो इस रेंज के अंदर है जो मेरे पास है, जो -1 से 1 है। तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, देखें फॉर्मूला मैंने एक दफा ऊपर लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहा। a की वैल्यू हो गई 6, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू हो गई 2/3। आप इसे एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह शिफा होगी और आपका आंसर आ जाएगा, एस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास आ जाएगा 18। आई होप कि ये क्लियर होगा। जरा प्लीज रिप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ गया या नहीं। मैं दूसरा क्वेश्चन जब तक पिक करता हूँ, आप लोग प्लीज चैट पर रिप्लाई कर दें, सब बच्चे रिप्लाई करें, शाबाश। अब थोड़ा सा दूसरा आसानी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसे करवाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें मुश्किल की तरफ बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो आसान लगे। यार कहाँ चला गया ये रहा। चलें जी, ये देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। मैं 1 मिनट बेटा चैट पे देख रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, जरा से रुकिएगा। यस, सबको क्लियर है आई थिंक, ठीक है, कोई बच्चा नहीं कह रहा मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्लीज, ये भी करते हैं। अब ये आसान, फिर एक तरह सा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी करेंगे। असल में मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट वैरायटी करा दो हर टाइप की, बच्चा खुद ही पे सारे पास रिवर्स कर लेता है। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 64, जीपी है तो फॉर्म ध्यान में आना चाहिए, जीपी के फॉर्मूले लगेंगे, तो इसकी फर्स्ट टर्म 64 है, एंड सम टू इन्फिनिटी इज 256, और सम टू इन्फिनिटी 256 है। कह रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशियो, आर मालूम करना है। सो सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या है एस इन्फिनिटी का, a अपॉन 1 माइनस r। So I know the sum to infinity, that is 256, and the first term is 64, and r we have to find. तो r 1 माइनस r को लेफ्ट पर ले आता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दायरे ये पूरी ब्रैकेट है, जब इधर आएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 256 को ले आकर डिवाइड कर लेते हैं। तो आप जरा सा प्लीज करके देखिएगा,
तो r की वैल्यू के लिए 1 माइनस 64 अपॉन 256 कीजिएगा, तो कैलकुलेटर आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर इंशाल्लाह 3/4 दे देगा। तो ये आप चेक कर लीजिए। अब जरा पार्ट 2 देख लें, फिर मैं आपसे पूछता हूं। अब कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मालूम करना है, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम मालूम करना है S10। अब इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक में? a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू a हो गया आपका 64, 1 माइनस r हो गया आपका 3/4, और ये आ गया 1 माइनस 3/4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 242। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में, आप लोगों को सिखाया था मैंने, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्लग इन कीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा आंसर। तो प्लीज ऐसा बताइए आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं? ठीक है, मोहम्मद हमाद सिद्दीकी 1/4 नहीं, हमाद 3/4 आ रहा था बेटा, आप चेक कर लीजिएगा यार को 1 माइनस 64/256। ठीक है, मुकद्दस ये क्या है? वॉर क्या है? वॉर वॉर व्हाट इज वॉर? सॉरी सर, आई वाज टाइपिंग क्लियर, गलती से वॉर हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा यार तुमने शायद जंग शुरू कर दी। अच्छा, और हमाद क्या पूछ रहे हैं? सर मुझसे गलती से हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जी, और क्वेश्चंस करते हैं। अब जरा थोड़ा डिफरेंट करते हैं, इसमें पार्ट 2 एक दफा फिर से समझा दें। पार्ट 2 में कि n की पावर वाला समझ नहीं आया कि वो n कहाँ गया। नहीं, एन कहाँ नहीं गया, ये मैंने डालना भूल गया। एक मिनट रुको, मैं छोटा सा डाल देता हूँ, एक मिनट रुको, ये शायद मैं इसको लिखना भूल गया। एक मिनट, छोटा सा रेजर इस्तेमाल करके यहाँ से कट कर दो। ये यहाँ पर पावर 10 है, ठीक है, अब सही है, अब क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, मैं ख्याल में इसी वजह समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा बेटा। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट का क्वेश्चन करते हैं, ये जरा प्रैक्टिकल टाइप का, जरा ये जरा सुनिएगा जरा गौर से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास काफी आए हुए हैं। जब आप पास पेपर्स करेंगे तो उसमें आपको ये नजर आएंगे। तो इसमें सिर्फ आर का मसला जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से निकालें। हाँ, इतने सारे क्वेश्चन कॉपी हुए हैं। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें थोड़ा समझने वाला काम थोड़ा ज्यादा है, तो पहले एक जो चीजें समझ लीजिएगा। देखें, ये एक सिचुएशन है, चले पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं, और से सुनिएगा। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि एग्जामिनर ना आपको एक प्रैक्टिकल टाइप की सिचुएशन देता है। अब वो होती या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है? तो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है ना बेटा, तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, आपको मालूम है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैंने सोचा कि यार रमजान के पहले रोजे को मैं जो है वो 500 रुपीज जो है या चले राउंड ऑफ कर लेते हैं, 100 रुपीज जो है मैं चैरिटी दूंगा। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार हर दिन में मैं हर अगले रोजे में 10 रुपीज ऐड करके दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले रोजे को मैं 100 अगर चैरिटी करता हूँ, तो सेकंड रोजे को मुझे 110 करनी चाहिए, थर्ड को 130 और फोर्थ को 140, फिफ्थ को 150, इस तरह से मैं चैरिटी करूंगा। तो अगर तो आपके पास कोई कांस्टेंट अमाउंट के साथ कोई चीज आपकी या कोई प्रोग्रेशन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने आपको ये चैरिटी वाली एग्जांपल दी कि मैंने कहा कि मैंने ये डिसाइड किया कि हर नेक्स्ट रोजे में मैं 10 रुपीज पिछली चैरिटी में ऐड करूंगा, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 10 आ रहा है और ये सेम है थ्रू आउट, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे यूं सोचा होता कि भाई फर्स्ट रोजे को तो मैं 100 करूंगा, लेकिन नेक्स्ट रोजे को मैं 5% ऐड करूंगा। अब मैंने बात की परसेंटेज की
कि 5% ऐड करूंगा या 10% ऐड करूंगा या 20% ऐड करूंगा हर अगले रोजे के अंदर, तो ये बेटा कहलाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब भी कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो फौरन पिक कर लेना कि ये ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है, और जब कोई चीज कांस्टेंट अमाउंट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो समझ लेना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इतना सिंपल सा तरीका बता दिया। अब उसमें आर कैसे निकालेंगे अगर कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, वो मैं आपको बताता हूँ, वो जरा सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि ईच ईयर अ कंपनी गिव्स अ ग्रांट टू अ चैरिटी। अब एक कंपनी है वो चैरिटी में एक ग्रांट देती है हर साल। द अमाउंट गिवन ईच ईयर इंक्रीजेस बाय 5%। ये देखें यहाँ पर वही चीज आ रही है कि 5% जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपने पिक कर लिया कि जैसा सर ने बताया था कि जब भी कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज हो रही हो तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक होगी। देखा आपने पिक कर लिया मेरे नोट से कि भाई आप सर ने बताया था कि भाई कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। द अमाउंट गिवन ईच ईयर इंक्रीजेस बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले साल के मुकाबले में 5% ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। The grant in 2001 was 5,000। अब ये पहली ग्रांट जो दी है 2001 में वो 5,000 है, तो ये समझ लें कि ये फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास एंड दैट इज इक्वल टू 5,000। क्या मालूम करना है? फाइंड द ग्रांट गिवन इन 2011। अब ये कह रहे हैं कि 11वें साल के अंदर आपको जो है वो ग्रांट मालूम करनी है। तो जाहिर है 2001 से आप लगाइए 11 तक कितने साल बने? 11। तो इसका मतलब n हो गया आपके पास 11। प्रॉब्लम क्या है? आर का। आर नहीं मालूम आपको, लेकिन आर हम कैसे निकालेंगे? देखें इसकी तरीका क्या है। जब कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज हो रही हो ना तो यूं लिखना 1 प्लस, और ये 5% है ना, तो 5% का मतलब होता है 5 डिवाइड बाय 100, ये ऐड कर देना, 1 में ऐड करना, तो ये आ जाएगा 1.05। यानी अगर पहले आप 1 दे देते तो अब 1.05 देंगे, यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो पहले आप 100 दे देते तो आप 105 दे रहे हैं। तो 1 प्लस 5/100, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1.05। अब कुछ बच्चों के ध्यान में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर अगर ये एग्जामिनर ये कह देता कि द अमाउंट गिवन ईच ईयर डिक्रीजेस बाय 5%, तो हम क्या करते? तो बेटा अगर डिक्रीजेस होगा तो फिर 1 प्लस की बजाय वहां पर 1 माइनस ले लीजिएगा, तो 1 प्लस 500 ये 1.05 हो जाएगा। अब आपको कौन सी ग्रांट मालूम करनी है? 2011 वाली ग्रांट मालूम करनी है। तो इसका मतलब आपको टर्म नंबर 11 मालूम करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है टीएन का ज्योमेट्रिक में, वो क्या होता है? आप लोगों को बताया था, AR टू द पावर n-1। तो आपको 11th टर्म या 11th ग्रांट मालूम करनी है 11th ईयर की। तो ए हो गया बेटा आपका 5000, जरा प्लीज सॉल्व कीजिएगा। आर हो गया 1.05 और n की जगह आ जाएगा 11 - 1। तो T11 आपका जो है वो आ रहा है $8,144। और इसे अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहें तो यू में राइट 8140। तो असल में होता ये है कि बेटा नॉर्मली एग्जामिनर ये कहता है कि जब आपके पास आंसर आए तो अगर नॉन एग्जैक्ट आंसर हो तो आप उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, मुझे बताइए अगर इसमें कोई बात नहीं समझ में आई है। सर आर वाला फिर से समझा दें किस तरह किया हो। सर ये n11 कैसे हुआ? ओके देखो बेटा, देखो पहले साल था, कौन सा साल था? 2001 है ना। यहाँ से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हारी स्टार्ट हुई 2001 से स्टार्ट हुई, उसमें तुमने 5,000 रुपए कंपनी ने दिए। फिर 2002 में 5% ऐड करके दिए, 2003 में, 2004 में, करते 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 2011 आ गया। तुम यहाँ से काउंट करो ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 2011 कौन सी टर्म होगी? 11, इसलिए n हो गया 11। तो एक बच्चे का जवाब तो मैंने दे दिया कि भाई n11 किस तरह से होगा। दूसरे बच्चे ने हाँ आर का पूछा था कि आर सर किस तरह से निकाला। देखें अगर ये ऐड हो रहा है, ये लिखा हुआ है ना इंक्रीजेस बाय 5%, तो आर निकालने के लिए 1 में 5% ऐड कर लीजिएगा। अगर ये लिखा होता 10% तो आप फिर यूं करते 1 प्लस 10/100 कर लेते हैं। अगर वो होता 20% इंक्रीज हो रही है तो आप लिखते हैं 1 प्लस 20/100। अगर कहता है 20% डिक्रीज होती है तो आप लिखिएगा 1/20 माइनस 100, 20/100। इस तरह से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इंक्रीज होगा तो प्लस कर लीजिएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस कर लीजिएगा। आई होप आई मेड इट क्लियर। जी बेटा बताइए, जिन दोनों बच्चों ने Yes, sir. क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये मैंने एन का भी बता दिया आपको, और इसमें अच्छी बात ये कि एन ही में मसला होता है बच्चों को, ये याद रखिएगा, एन में ही मसला होता है बच्चों को, इसलिए जो है वो आपको बताना जरूरी था। अब आ जाए जरा पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिएगा।
कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट। जब टोटल की बात करते हैं तो इसका मतलब बात करते हैं सम की, है ना। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी given to the charity during the year 2001 to 2011 inclusive। कह रहे हैं 2001 में दी होगी चैरिटी, 2002 में, 3 में, 4 में, 11 तक आपने चैरिटी दी, तो इन 11 सालों के अंदर जो टोटल अमाउंट हुआ है वो आपको मालूम करना है। तो जब सिर्फ 11 साल का मालूम कर रहे हैं तो जाहिर है सम का फॉर्मूला लगा दीजिए कि टोटल का मालूम कर रहे हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आ जाएगा S11, क्योंकि 11 साल बनते हैं 2001 से 2011 तक मिलाकर, क्योंकि वर्ड इंक्लूसिव इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब 2001 और 2011 भी इसमें शामिल है। तो ए बेटा हमारे पास है 5000 और ये आ गया 1 माइनस 1.05 और n आ गया आपका 11 अपॉन 1 माइनस 1.05। तो S11 आपका आ जाएगा ये आप देख लीजिएगा, मेरे पास मैं आंसर से देखकर लिख रहा हूँ 71034। आई होप आई मेड इट क्लियर। प्लीज जरा रिप्लाई कीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग रिप्लाई करते हैं। क्लियर है, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है। अच्छा भाई, कुछ बच्चों से शिकायत मुझे ये है कि कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, और ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि मेरी तो क्लास बेटा आगे भी है, मैं तो क्लास टाइम पर छोड़ दूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर कुछ खाना पिया हुआ करे तो पहले से रख लिया करें, और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए, कोई ऐसा मसला है तो, ठीक है। एक दो बच्चों ने तो मुझे मैसेज किया था कि इनकी, एक बच्चे ने मैसेज किया तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप फिर यूट्यूब के ऊपर मेरे सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं कॉलेज की तरफ से, आप देख लीजिएगा। लेकिन लाइव क्लास का मजा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में हम ज़ाहिर चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में सिवाय एक बच्चे के समझ में आया तस्मीर के, बाकी किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, या तो समझ में नहीं आया या बिल्कुल ही समझ में आ गया। तो इतना भी नहीं हो रहा कि इंसान चलो भाई सर पूछ रहे हैं तो बता दें कि कितना क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया है। चलें एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज पूछनी थी आपसे, ये डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है तो हमने पेपर में क्या करना है, डेसिमल्स में लिखनी है या राउंड फिगर में? ओके बेटा, आपको जवाब देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। इसका जवाब थोड़ा सा वजाहत से यार कहाँ चला गया, एक मिनट, क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर लूँ फिर मैं आपसे बात करूँ। देखें मिसाल के तौर पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 71034 ये आ रहा है, पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो ये कितने डॉलर बने, 71,034 डॉलर बने। देखें एग्जाम में कोशिश ये कीजिएगा, ये आंसर निकालने के बाद ना, जैसे आपने आंसर निकाला तो अब इसका आंसर जो है ना वो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दीजिएगा। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप इसका आंसर लिखते हैं तो एक मिनट, डॉलर साइन, तो आप इसे यूं लिखेंगे $7 पहला सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 1 और फिर 0 ही आएगा क्योंकि 0 के आगे 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से कम है, लिहाजा आप लिखते हैं 000। तो ये हो जाएगा 71,000। तो आप इसको इसके आगे लिख दीजिएगा 3SF। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मैं वहीं पर छोड़ दूं, तो आप वहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बता दूं आपको कि अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट यानी पेपर के ऊपर जरूर लिखा हुआ है कि आंसर जो नॉन एग्जैक्ट आंसर आते हैं उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें आप, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्लियर हो गया? ओके फवाज, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा था, लेकिन बेटा मेरी ये फिर आप देख लीजिएगा शुरू से जो रिकॉर्डिंग है ये आप देख लीजिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यार मेरे किसी भी स्टूडेंट का ना लॉस ना हो। अब वो खुद लॉस करना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बंदा खुद ही खड्डे में गिरना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वो खुद से, ज़ाहिर है नेटवर्क इशू भी आएंगे, लाइट भी चली जाती है, तो इसलिए तो मैंने कहा उनसे कि भाई लेक्चर जरूर अपलोड कर दें, लेकिन बेहतर वही है कि आप जो है वो किसी तरह से क्लास अटेंड करें, क्योंकि क्लास में आपको जो बात नहीं समझ में आती फटाफट आपने माइक ऑन किया पूछ लिया 2 मिनट के अंदर। अच्छा ये देखें जरा, इधर अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये जरा प्लीज पढ़िएगा। हाँ लिखा हुआ है अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। पहली बात है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसके अंदर ये जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव है। कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, SN, सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स, कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड बेटा, अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है वो लेस देन है 90% द सम टू इंफिनिटी। ये जरा वर्डिंग पढ़िएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज लेस देन 90% ऑफ द सम टू इंफिनिटी। अब सम ऑफ n टर्म्स को आपको पता है आप क्या लिखते हैं, Sn। सम टू इंफिनिटी को क्या लिखते हैं आप, S इंफिनिटी, ऐसे लिखते हैं ना। तो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप गिवन है। अब इस लाइन को जो कि वर्डिंग में लिखी हुई है, मैं इसको मैथमेटिक्स या इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख रहा हूं। ये जरा देखिएगा कि Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज लेस देन 90%। 90% का मतलब हो गया 90 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई। सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी है। पहले आप ये देख लें ये वर्डिंग पढ़कर दोबारा से कि मैंने सही लिखा है या नहीं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज लेस देन, तो लेस देन का सिंबल बनाया, 90% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई सम टू इंफिनिटी। अब Sn का फॉर्मूला क्या, अच्छा उसके बाद अगर ये कंडीशन है तो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि r की पावर n जो है वो ग्रेटर देन 0.1 है, ये आपको प्रूफ करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, अभी आपको बताया था ये फॉर्मूला। और 90% तो पता ही है आपको है 90%। S इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। अब देखें a इधर भी a से कैंसिल हो गया, 1 माइनस r से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस r रेज टू दी पावर n लेस देन 90 अपॉन 100, कैलकुलेटर से निकालिएगा, इट वुड बी 0.9। ठीक है, अब 0.9 को आप लेफ्ट पर ले आइए, इस वाली टर्म को आप लेफ्ट पर लाइए, ये हो जाएगा 0.9। और r की पावर n नेगेटिव है, इसे राइट पर ले जाइए, तो ये हो जाएगा r की पावर n। 1 में से 0.9 माइनस करें, इट वुड बी 0.1, तो r की पावर n हो गया। तो ये आ जाएगा r की पावर n ग्रेटर देन 0.1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और यही आपको शो करना था। तो असल चीज ये थी इसमें कि आपने वर्डिंग पढ़ी और वर्डिंग पढ़कर जो है वो आपने अंदाजा लगाया। तो प्लीज अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, या समझ में आ गया ये क्वेश्चन, छोटा सा ही क्वेश्चन था लेकिन बस इसमें समझाने वाली बात हो गई। ओके बेटा, थैंक यू, क्लियर हो गया तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। मैं और करवा रहा हूँ क्वेश्चन, और देखें। अच्छा जी, सबको क्लियर है, ठीक है बेटा, आप अपना माइक जरा सा ऑफ कर लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 18 सॉल्व करवा दें प्लीज। अच्छा 18 में क्या नजर आया तुम्हें? अच्छा अच्छा, ये कन्वर्जेंट वाला, हाँ ये अभी मैं नहीं करवा सकता बेटा, ये थोड़ा जब मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो उस वक्त करवा दूंगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है ना बीच में, इस वजह से। एक मिनट रुको यार, क्या मुसीबत है, ये आ गया। अच्छा, ये देखें आप क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कह रहे हैं कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकंड टर्म इज 9 लेस देन
दी फर्स्ट टर्म, गौर सुनिएगा, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और कह रहे हैं कि इसकी सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, T2। बेटा इसको वर्डिंग को इक्वेशन में लिखना आपको आना चाहिए। द सेकंड टर्म इज 9 लेस देन द फर्स्ट टर्म, यानी जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 लेस, यानी फर्स्ट टर्म में से अगर 9 माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। असल में इस टाइप के प्रॉब्लम में यही एक इश्यू रहता है कि बच्चे को ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता वर्डिंग को मैथ्स में, तो सम टाइम अगर वो नहीं पिक कर पाता तो वो इक्वेशन गलत बनाता है, और जब इक्वेशन ही गलत बनाएगा तो फिर सॉल्व भी गलत हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 30, जो सम है T2 और T3 का वो बेटा 30 है। Given that all the terms of the geometric progression are positive, इसका मतलब अगर r की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो आप उसे पॉजिटिव लोगे, इसका मतलब ये होता है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको a मालूम करनी, फर्स्ट टर्म मालूम करनी। बहुत आसान है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पता है फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला होता है Tn का ar टू दी पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर T2 का फॉर्मूला होगा, T2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम T2 के लिए अप्लाई करेंगे तो T2 हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं दोबारा लिख लूं, ये जो T2 है इसकी जगह, इक्वेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, AR 2-1, ठीक है, और A-9 अलग आ गया। अब ये आ गया AR इज इक्वल टू A-9, तो R की वैल्यू आ गई A-9 अपॉन A। ये R और A की फॉर्म में आपने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर है सेकंड इक्वेशन है आपके पास ये वाली T2 प्लस T3, तो T2 का मतलब क्या हो गया, AR 2-1, जैसे Tn का मतलब ARn-1 है, तो T2 का मतलब AR 2-1, प्लस T3 का मतलब क्या है, AR 3-1 इज इक्वल टू 30। तो AR 2-1 का मतलब हो गया AR 3-1 का मतलब हो गया AR स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इन दोनों में से AR कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस R इज इक्वल टू 30। अब R की वैल्यू यहाँ पर हम डाल देते हैं, तो R की वैल्यू हम यहाँ पर डालें तो ये हो जाएगी A-9 अपॉन A, और R की वैल्यू है A-9 अपॉन A इज इक्वल टू 30। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपने आंसर निकालना है। तो पहले तो मैं ये सॉल्व कर दूं कि A से A कैंसिल हो गया ये वाला, देखिए और से A-9 आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो A1 जा A, कैलकुलेशन समझिएगा इसमें कुछ भी नहीं है, A-9 इज इक्वल टू 30। ये A जाकर राइट पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा A-9 इंटू 2A-9 इज इक्वल टू 30A। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। A मल्टीप्लाई होगा 2A से तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, A मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 9A हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 18A हो जाएगा, 9 से 81 हो जाएगा, माइनस 30A इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2A स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई बता करना प्लीज, 18 और 9 कितने हो गए 27, 27 और 30 कितने हो गए 47 प्लस 81। जरा बताइए बेटा A की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, बताएं क्या आ रहा है। A की दो वैल्यूज आ रही होंगी, बताइए। सर वो 57 होगा, 47 नहीं। 57A हाँ होगा। सही, सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रहे हैं बेटा आप, ये 57 है। जरा करिएगा बेटा A कितना आ रहा है, सर ए के 27 आ रहा है और दूसरा 1.5 आ रहा है। 27 आ रहा है और A 1.5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताइए कि ये जो है एग्जामिनर ने कहा था कि यहाँ पर दो चीजें कही थी, एक तो ये कहा था गिवन दैट ऑल द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव, इसका मतलब कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई 1.5 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, आप कहेंगे सर क्यों कर दिया, पॉजिटिव तो है, क्या मसला है इसके अंदर। ये इसलिए मैंने कर दिया कि अगर मैं A की वैल्यू 1.5 यहाँ पर डालूंगा, देखो ये वाले में, इस वाली इक्वेशन में,
तो 1.5 में से माइनस करेंगे 9, तो माइनस में आएगी टर्म, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और हमारी जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ए जो 1.5 है उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गई क्यों रिजेक्ट किया मैंने, Yes. और 27 को क्यों एक्सेप्ट किया। तो कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना मैथमेटिक्स में, तो वो लॉजिक के ऊपर कीजिएगा, बगैर लॉजिक के ऊपर नहीं कीजिएगा। जी बेटा, ठीक है ना, सिस्टम समझ में आ गया। और बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया। अब कर लेंगे आप लोग पास पेपर्स, अब आप लोग पास पेपर्स कर लेंगे, ठीक है। ड्राइव पर मैंने शेयर किए हुए। अच्छा, आप जितने बच्चे बैठे हुए क्लास में, मेरे ख्याल में इस वक्त क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तकरीबन 13-14 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम मुझे निकाल कर और एडमिन को निकाल कर, तो इन ये सब रेगुलर बच्चे हैं, मतलब कोई इसमें किसी बच्चे की कोई क्लास वगैरह मिस तो नहीं हुई है, कोई इशू तो नहीं है किसी के साथ, जरा सा मुझे बताइएगा प्लीज। सर मेरी 2-3 क्लासेस मिस हुई हैं। अच्छा, वो क्यों मिस हुई थी बेटा, मतलब क्या लेट ज्वाइन किया है या आप वैसे ही नहीं आ रहे थे जी क्लास सर, में? लेट ज्वाइन किया। लेट लेट ज्वाइन ज्वाइन किया, किया तो आपके पास इसी एडमिस मंडे था? को। आपके नहीं पास सर। एडमिस था? नहीं था, तो आपको शुरू की क्लासेस की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। जी सर। अच्छा, आप YouTube के ऊपर तो हैं होंगे ना, YouTube के ऊपर देख लें वहां से, जी जी। आपको पता है किस तरह से देखते हैं वहां पर मेरे मेरे लेक्चर्स? नहीं सर, आप मुझे वो बता दें नाम तो मैं देख सकता अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं फैजान को भी मैसेज करता हूँ, तो वो डाल देगा आपको लिंक ना सारे लेक्चर्स का, तो आप वहां से देख लीजिएगा सब बच्चे, हूँ। ठीक है। ठीक है। डेट वाइज उसके अंदर होंगे, तो आप वहां से देखते जाइएगा, पहले लेक्चर से लेकर आज का लेक्चर भी जैसे अभी मैंने करवा दिया, तो इंशाल्लाह पोस्ट हो जाएगा, तो फिर आप देख लीजिएगा। और किसी के साथ कोई इशू तो नहीं है बेटा, क्योंकि अब इसके बाद आपने पास पेपर्स करने, कल मैं मजीद और पास पेपर्स करवाऊंगा, कल थोड़ा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कंबाइंड होंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से। अच्छा, सब लोग ये बताइए मुझे प्लीज, 12 to 1 कल आप लोगों की क्लास है या आप लोग फ्री हैं? 12 to 1 मेरे हिसाब से आपकी क्लास नहीं है। सर फ्री है। फ्री है ना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली के मैं हो सकता है कि 8 to 9 की बजाय कल मैं 12 to 1 क्लास लूं, ठीक है, लेकिन आई विल लेट यू नो ऑन द ग्रुप बाय इवनिंग इंशाल्लाह टुडे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सही है जी, तो यहाँ तक खत्म करते हैं। आप लोगों के पास काफी सारा होमवर्क हो गया है। अब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पास पेपर्स करने हैं, अर्थमेटिक के आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो मेरे साथ, ज्योमेट्रिक के पास पेपर्स करो, और उसके बाद कल मैं मिक्स करवाऊंगा एपीजीपी, यानी अर्थमेटिक भी होगा उसके अंदर और ज्योमेट्रिक भी होगा। जो बच्चे नए आए वो शुरू से लेक्चर प्लीज आज सुने, ताकि उनके सारे लेक्चर अप टू डेट हो जाएं, कोई उनकी क्लास मिस ना हो। मैं फैजान से कह देता हूँ, वो आपको लिंक बता देगा किस तरह से, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, मोस्ट प्रोबेबली 12 to 1 होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।